जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस झारखंड सचिवालय के लिए, और आपको बने रहना है शुरू से लेके आखिरी तक। एक एक सवाल को देखना है। करना कैसे है, जैसे ही सवाल आएगा पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सवाल को लगाना है, बनता है तो ठीक, उसके बाद वीडियो देखना है। बने तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद वीडियो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे फ़ोन लेके सो के और आपको वीडियो देखना है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को मजाक में मत लीजिए। पढ़ाई है, गंभीर विषय है, इससे आपका जीवन संवर जाएगा अगर आप सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे तो। अगर आप गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो फिर मामला फंस जाएगा और परेशानी में आप ही को परेशानी का सामना करना होगा आप ही को, और कोई दूसरा व्यक्ति एकदम नहीं आएगा। आपका रिश्ता नाता भाई कोई नहीं आएगा आपके साथ आपकी परेशानी में। आप ये बात मान लीजिए, ठीक है। परिवार वाला है, सहानुभूति जताएगा, लेकिन वो भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा। आपको ये बात मालूम है। आप समाज में देखते हैं, आप अगल बगल देखते हैं कि क्या स्थिति है जिसके पास कुछ नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से एकदम प्रेरित होकर थोड़ा सीखिए और मेहनत करिए। देखिए, जीवन में कुछ सीखने के लिए सब कुछ अपने ही साथ घटना घटे तो फिर आप सीख नहीं पाइएगा। दूसरा का जो जीवन है ना, आस पास पड़ोस रिश्ता नाता, उनके जीवन से भी आपको सीखना है, तब आप जल्दी सीख पाएंगे। नहीं तो अपने जीवन में हर एक तरीका का ठोकर खाते रहिएगा, फिर भी पूरा जीवन सीख नहीं पाइएगा। तो पड़ोसी से भी सीख लेना है, बगल वाला से, अगल बगल से, कि आपका पड़ोसी कैसे पढ़ता है, कितना पढ़ता है। अगर आपका पड़ोसी रात दिन शॉर्ट्स देखता है तो आपको नहीं देखना है। अगर आपके बगल वाला रात दिन रील्स देखता है तो आपको नहीं देखना है। आपको पढ़ना है रात दिन, आपको मेहनत करना है, आपको जलना है, आपको तपना है, तब जाके आप चमकेंगे। बात समझ में आए? तो एकदम ध्यान से। तो ये देखिए, ये अपना प्यारा सा ऐप फोकस स्टडी विद अभी जो है, इस पे आपको मैथ्स जो है सिर्फ 299 में मिल जाता है। और मैथ्स में देखिए, ये पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट बम धमाका है। ये पूरा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, पूरा अवेलेबल वीडियो आपके पास है। LCM HCF बचा हुआ है, नंबर सिस्टम का वीडियो जा रहा है। बहुत जल्दी जो है ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं, पूरा गणित को समझ सकते हैं, और 20 में 20 क्वेश्चन आप लगा के आ सकते हैं अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं चीज़ों को गहराई में जाके तो, ठीक है। जैसे ही आप मैथ में इनरोल होते हैं, आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज 75 रुपया का फ्री मिल जाता है। और इस टेस्ट सीरीज में खासियत क्या है कि इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते जाता है। जैसे आपने एक टेस्ट लगाया, उसका वीडियो सॉल्यूशन वहीं पे है। तो पहले टेस्ट लगाना है, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो सॉल्यूशन देख के टेस्ट लगाना है, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जनरल साइंस अभिषेक सर 499 में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस में जितना भी पोर्शन है सब कुछ आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं। रीजनिंग सिर्फ 199 का है। कंप्लीट रीजनिंग चल रहा है, 4-5 चैप्टर हो गया है, और अभी चलेगा आपका एक महीना 1.5 महीना में कंप्लीट रीजनिंग आपका हो जाएगा। आप इसको भी आप यहाँ से भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। 20 में 20 क्वेश्चन, साइंस में भी 20 आउट ऑफ 20। देखिए, टारगेट हमेशा हाई रखिए। ऐसा नहीं कि हाई टारगेट करके सूत गए। टारगेट हाई रखिएगा तो मेहनत भी उसी तरीके से आपको करना है। आपको मैक्सिमम स्कोर करने का टारगेट रखना है, और मेहनत का एकदम अपर लेवल तक आपको एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि नहीं भाई, हमारा टारगेट है ना कि हम 150 में 140 क्वेश्चन बना के आएंगे। तो टारगेट तो आप सेट कर लिए कि आपको 140 क्वेश्चन बना के आना है, और आप सूत गए तो टारगेट थोड़ी ना अचीव होगा। 140 क्वेश्चन अगर बना के आना है ना, तो उस लायक मेहनत भी करना होगा, तब जाके टारगेट अचीव होगा। बात समझ में आया, ठीक है। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जीएस का टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रहा है। आप लोग जीएस में कितना पानी में है ये आपको पता चलेगा। 2-4-10 दिन में टेस्ट लॉन्च हो जाएगा, एकदम ज़बरदस्त लेवल का है। अभी उस पर काम हो रहा है, हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन डाला जा रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने वो भी आ जाएगा। कोई भी शिकवा शिकायत हो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के लिंक में
आपको सब कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम का लिंक, हर कुछ मिलेगा। आपको जो भी असुविधा होती है या कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो या कुछ मार्गदर्शन लेना हो तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। एक एक सवाल को देखना है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको वीडियो देखना है और ध्यान से समझना है चीज़ों को, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा तभी जाके मज़ा आएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसको हल करना है। अगर कंसेप्ट नहीं मालूम है, देखिए हम कंसेप्ट का बात क्यों करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो ये सवाल आपको लपेट देगा, आप इसके लपेटे में आ जाएंगे। कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेके 8 का क्यूब तक और इसका पावर है -5/2, इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 तक, तो 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, तो भाई ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। और आपसे पूछा क्या है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम पूछा है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको ऐसे बोलेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, समझिएगा, प्लस डैश 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 प्लस n का क्यूब, तो इसका सम क्या होगा। तो देखिए इसको याद रखना है, याद नहीं रखेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका सम होता है n × n + 1/2 और इस सब का होल स्क्वायर, सब का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जिसको याद है वो सवाल को उड़ा देगा फटाफट। तो -5/2 को पहले छोड़ दीजिए, आप इसको ऊपर साइड में रहने दीजिए। अंदर क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस .. 8 का क्यूब, मतलब 1 से लेके 8 तक का क्यूब को जोड़ना है। n क्या बताता है, कितना टर्म है। तो सर यहाँ कितना टर्म है, 1 से लेके 8 तक है तो 8 टर्म है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब अंदर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब से लेके 8 का क्यूब तक का वैल्यू आपको ये बता देगा। मतलब हम इसको रखेंगे 8 गुना n + 1, मतलब 8 + 1 9/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 4 बार में 8, 9 चौके 36। अब देखिए ये 36 का स्क्वायर है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 36 यहाँ पे आया 36 का स्क्वायर, 36 को हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है और फिर इसका होल स्क्वायर है, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 6⁴, 6 का पावर 4। अब इसके पूरे में पावर है -5/2, इस पे पावर है -5/2, तो ये पावर तो इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे -5/2। इसको तो हम छोड़ दिए थे, देखिए यहाँ पे हम इसको छोड़ दिए थे ना भाई, -5/2 कर दिए मल्टीप्लाई। तो ये देखो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, मतलब 6 का पावर 10, वो भी माइनस में, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल देखने में हलवा था लेकिन थोड़ा सा इसमें टेस्ट था। अगर आपको पता है तो आप बना लेंगे, नहीं तो मामला फंसा देगा, लपेट जाएगा आपको सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखें। आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो भैया आपको ठीक से पढ़ना होगा। इसीलिए प्रैक्टिस में हम आपको बताते जाते हैं कि सवाल के पीछे का कंसेप्ट क्या है। बात समझ में आया। इस सवाल को देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है, हर एक सवाल को बोलिए बड़ा ही आसान है। आसान होगा खुद बन जाएगा, मुश्किल भी होगा तब भी बन जाएगा, कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। कहता है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में एक हॉल का फ्लोर है, फर्श है। इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। हॉल का जो फर्श है उसका लेंथ है 30 मीटर और चौड़ाई है 24 मीटर। कहता है कि इसको ढकने के लिए 6 मीटर गुना 4 मीटर आयाम के कितने कारपेट लगेंगे। अब उस हॉल के फ्लोर पे ना कारपेट से ढकना है और एक कारपेट का लेंथ दे दिया है, एक कारपेट का लंबाई और चौड़ाई है वो 6 गुना 4 है, मतलब 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो ऐसा कितना कारपेट लगेगा और आपका हॉल जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए कारपेट का संख्या निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है। तो पहले कितना एरिया आपको ढकना है, कितना एरिया ढकना है,
तो ये जो हमारा हॉल है आयताकार पूरा ढकना है, तो आयताकार हॉल का एरिया कितना होगा, आयताकार हॉल का एरिया क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 30 गुना 24, ठीक है। मीटर मीटर है, मीटर स्क्वायर होगा, इसको लिख देते हैं एक ही साथ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको ढकना है, समझिएगा, इतना एरिया हमको ढकना है। ठीक भाई, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि आसान सवाल है, हाँ आसान सवाल है, आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं ताकि आप मुश्किल सवाल को भी फोड़ दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। इतना एरिया हमको ढकना है, ठीक है। और अभी के टाइम में कैसे कैसे किस किस तरीक़ा से कोर्स में पढ़ाया जा रहा है ना, वो भी हम देख रहे हैं और देखते आए हैं, और हम आपको कोर्स में कैसे पढ़ाएं आप जाके देख लीजिएगा। अभी आपका नंबर सिस्टम का वीडियो जो है यूट्यूब पे भी जा रहा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। हम आपको एसएससी रेलवे, एसएससी के मेंस लेवल का कंटेंट आपको डाल दे रहे हैं आपके झारखंड सचिवालय के लिए, कि अगर लेवल बढ़ा दिया ना तो आप आसानी से फोड़ के आ जाओगे। इसीलिए कोई भी चीज़ को हल्के में ना लें, ईमानदारी से और सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। अब इतना एरिया हमको ढकना है, किससे ढकना है, तो 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कारपेट है। एक कारपेट का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो एक कारपेट का एरिया कितना होगा, तो कहेंगे सर 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। हमको ढकना कितना है, 30 गुना 24 मीटर स्क्वायर, और एक कारपेट का एरिया कितना है, 24 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस पूरा फ्लोर के क्षेत्रफल से एक कारपेट के क्षेत्रफल से भाग लगा दें, इस पूरे फ्लोर के क्षेत्रफल में एक कारपेट के क्षेत्रफल से भाग लगा दें, तो कारपेट का संख्या आ जाएगा। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, कितना 30 पीस कारपेट चाहिए, और आपका पूरा हॉल जो है कारपेट से ढक जाएगा, पूरा हॉल कारपेट से ढक जाएगा। बात समझ में है। इस सवाल को देखिए, घातांक और करनी से सवाल है, हम आपको कोर्स में बड़ा ही बढ़िया से पढ़ाए हैं घातांक और करनी, समझिएगा। कहता है कि यदि 9 का पावर m गुना 3 का पावर 5 गुना 27 का पावर 3 भागा 3 गुना 81 का पावर 4 बराबर 3 का पावर 9 हो, तो m का मान क्या होगा। 7 12 5 6, यही है ना, 7 12 5 6 यही है, ठीक है। अब देखो एकदम सर्ट्स और इंडिसेस का जितना भी रूल है ना, आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ देंगे, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है और उनका आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, अगर दोनों का आधार, अगर दो घात एक ही आधार पे है और दोनों एक दूसरे के भागा में है तो पावर को घटा देते हैं। ये बात आपको मालूम है, उसी से आपका ये सवाल बनेगा। अगर सवाल देखते ही आपके दिमाग में कंसेप्ट घूम गया तो समझिए कि कैलकुलेशन आपके दिमाग में दौड़ गया, बस आपको कलम चला के आंसर देने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके का मेहनत कीजिए। तो देखिए 9 3 27 3 81 और 3, सबको 3 का बेस में तोड़ सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखिए, सबसे पहले लिखिए। आपको हम समझा के बताते हैं 2 स्टेप में, नहीं तो एक ही स्टेप में इसका आंसर लाया जा सकता है, और लाएगा तो अंदर लोग एक ही स्टेप में लाएगा आंसर, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में है m गुना 3 का पावर 5 गुना 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और क्यूब है और क्यूब पहले से गुना है 3 तिहाई 9 भागा 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। 81 को हम क्या लिखेंगे, 81 को 3 का पावर 4 और 4 पहले से है मतलब 4 चौके 16, ये क्या हो गया, ये आपका दिया हुआ है। और इधर इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है, 3 का पावर 9 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से समझो, जब बेस बराबर है ना तो पावर को जोड़ देते हैं, बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देते हैं। अब देखो 3 का पावर 2m है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 9 है, ठीक है। आप इधर उधर से कटम कुटाई भी कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आपको समझाना है, समझाते हैं हम, ठीक है। हम चाहे तो 3 का पावर 9 को 3 के पावर 9 से कैंसिल कर सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम इसको आपको समझाना चाहें तो हम लिखेंगे 3 का पावर 2m प्लस 9 और 5 14, और नीचे में
भागा में है 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 16, बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे 16 और 1 17, नीचे में आएगा 3 का पावर 17 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3 का पावर 17 बराबर क्या हो जाएगा 3 का पावर 9। यही चीज़ होगा एग्जैक्ट। अब ज़रा ध्यान से देखो भाई मेरे, ये +14 में -17 गया तो कितना बचेगा, +14 में -17 गया तो कितना बचेगा, +14 में -17 गया तो -3 बचेगा। मतलब हम इसको लिखेंगे 3 का पावर, इधर लिख देते हैं 3 का पावर 2m -3 बराबर 3 का पावर 9, 3 का पावर 9। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बेस बराबर है, 3 बराबर 3 इक्वल साइड के इधर उधर है तो 2m - 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। 3 उधर जाके 9 के साथ जुड़ जाएगा, 2m का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और m बराबर कितना हो जाएगा 6। इतना लंबा काम आपको नहीं करना है, इतना लंबा काम आपको नहीं करना है, आपको सीधा ये वाला स्टेप लिखना होगा, आपको सीधा ये वाला स्टेप लिखना होगा तब जाके आप एक बार में आंसर दे पाएंगे, तब जाके आप एक बार में आंसर दे पाएंगे। देखिए 9 का पावर m है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 2m, 3 का पावर 5 ठीक है। 27 का क्यूब है तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 3 इसके मल्टीप्लाई में है 3 का पावर 9। इस तरीके से एक बार में आंसर देना होगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल में एक कैलकुलेशन है जो हिडन है, छिपा हुआ है और वो कैलकुलेशन आपको बेसिक से जाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर आप बेसिक से गए तो कैलकुलेशन लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। सवाल पहले समझते, कहता है कि सरिता ₹40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल खरीदती है। यदि वह सैमसंग को 10% लाभ पर और MI को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसको कुल ₹5640 का लाभ होता है, कुल 5640 का लाभ होता है। तो एक MI का क्रय मूल्य क्या होगा, एक MI फ़ोन का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखिए बहुत लोग करेगा क्या, मान लेगा कि एक सैमसंग का दाम है x रुपया तो 2 सैमसंग का दाम हो गया 2x रुपया। अगर 2 सैमसंग का दाम 2x रुपया है और 40,200 में अगर 2 सैमसंग का दाम घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 MI फ़ोन का जो दाम है वो 40,200 माइनस 2x हो जाएगा। अगर ये वाला मेथड आप पकड़ते हैं तो कसम से आपका कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको ये चीज़ देखना है, आपको इस चीज़ से बचना है। कैसे बचेंगे, आप यहाँ एलिगेशन मेथड लगाइए। एलिगेशन मेथड में भी आपको थोड़ा परेशानी होगा लेकिन उससे बचने का भी तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस टाइप का सवाल डाल देगा ना एग्जामिनर तो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। देखिए अगर सैमसंग का फ़ोन बेचता है तो 10% का लाभ होता है और MI के फ़ोन पे 20% का लाभ होता है और कहता है परसेंट में, और टोटल में उसको 5640 रुपया का लाभ होता है। तो अगर हम ये चीज़ निकाल लें कि टोटल कितना % का प्रॉफिट हुआ है टोटल पे, तो आप कहेंगे सर 40,200 में 40,200 पर 5640 का प्रॉफिट हुआ है। तो आप ये चीज़ निकाल लीजिए कि 40,200 का 5640 कितना % है। तो अब जब इसको कटम कुटाई करेंगे तो ये पूरी कटेगा नहीं। आप देखिए ये चीज़ दिख रहा है, आप कहेंगे सर आप तो सवाल लिखे हैं, आपको सब कुछ मालूम होगा। अरे उस सब चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं भाई, सवाल छाटे सीधा चढ़ गए बोर्ड पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसका कैलकुलेशन देखना, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो सीखेंगे, बनेगा तो बढ़िया से बताएंगे तो ही बात होगा। सीखने में शर्म हया नहीं होना चाहिए कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, सब बोलेगा कि नहीं सर को ही नहीं आता। यार वैसा बात नहीं है, सब इंसान है, ठीक है। सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। तो हम जब ये चीज़ देखते हैं
कि 5640 40,200 का कितना परसेंट है। तो हम आपको परसेंटेज में वर्बली देखना सिखाया है। अगर हम इसका 40,200 का 10% देखते हैं तो 4020 होता है, 4020 होता है। यहाँ है 5640, तो 4020 से कितना ज़्यादा है, तो 1620 ज़्यादा है, 1620 ज़्यादा है। अगर हम 4020 का आधा कर दें तो 2020 होता है। मतलब अप्रोक्स ये 14% के आसपास दिखाई दे रहा है, 14% के आसपास दिखाई दे रहा है कि 40,200 जो है 40,200 का 5640 जो है 14% है। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे कर लीजिएगा, 5640 कितना परसेंट है 40,200 का, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 कट जाएगा। आप इसको भागा भी दीजिएगा तो देखिए 402 है ना, और ये 5640 है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए अब 14 बार, 14 चौके 56 होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे देख लिए थे, कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि हम 56 के आसपास आ जाए, तो 14 बार, मतलब 14% के आसपास, 14% मान लेते हैं। अब देखो एलिगेशन लगा दो। सैमसंग के लिए एस लिखते हैं और इस पर प्रॉफिट है 10% का, और एमआई के लिए एमआई लिखते हैं, इस पे प्रॉफिट है 20% का, और टोटल पे आपका प्रॉफिट कितना है, टोटल पे प्रॉफिट है 14% का। ठीक है, 14% से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, 14% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम जो आंसर करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, देखो तो भैया 20 में 14 गया 6 बचा, परसेंट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और 14 में 10 गया 4 बचा। मतलब इसको अगर काट देंगे तो 3:2। ये क्या आया, सैमसंग, ये आया कि सैमसंग मोबाइल और एमआई मोबाइल को खरीदने में कितना खर्च हुआ। तो 3:2 के अनुपात में हम पैसा लगाएं, मतलब 3 और 2, 5 का वैल्यू आपका 40,200 आया। अगर 5 का वैल्यू 40,200 आया तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 25 40 और 0 देंगे और 5 चौके 20, 80,140 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 80,140 है। तो हमें एमआई का निकालना है ना, एमआई में हम 2 यूनिट पैसा खर्च किए हैं, तो 2 यूनिट पैसा खर्च किए हैं, मतलब इसका 2 गुना खर्च किए हैं। अब देखो ये जो आया ना, ये जो आया 80,140 गुना 2, इतना रुपया में हम तीन एमआई का मोबाइल खरीदे हैं। देखो 3 एमआई मोबाइल खरीदे हैं, और हमसे पूछा है 1 एमआई मोबाइल का दाम, समझना 1 एमआई मोबाइल का दाम पूछा है, मतलब इसी को हम 3 से भागा दे देंगे तो 1 एमआई मोबाइल का दाम निकल जाएगा। ये 8 4 12 3 से चल जाएगा, तो जब इसको काटेंगे तो ये होगा 3 दूना 6, इधर लिखते हैं 3 दूना 6 0 और 3 छके 18 3 8 24। ठीक है, 2680 गुना 2, 2680 तो 5200 और 1 5360 होगा। देखो 5360 रुपया 1 एमआई मोबाइल का कॉस्ट पड़ा है। कब, जब हम 14% लिए हैं। तो प्रॉफिट जो है टोटल पे 14% से थोड़ा ज़्यादा है। तो देखो 5360 से थोड़ा ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिया है एग्जामिनर, 5400, मतलब 1 एमआई मोबाइल का जो ओरिजिनल क्रय मूल्य है वो 5400 रुपया है। अगर आप एक्स मानेंगे तो मामला बड़ा चला जाएगा, गंभीर हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपको लपेट देगा बढ़िया से। ठीक है, बहुत ही अच्छा और टेक्निकल सवाल है। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सीधा आपको आंसर टिक करना है। कहता है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है, मतलब अगर किसी को एग्जाम में पास होना है तो 40% लाना पड़ेगा, 40% से कम लाएगा तो वो फेल हो जाएगा। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थी में से 4 फेल हुए और शेष को 80%, 66%, 55%, 52% और 81% अंक प्राप्त हुए। प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका क्या है, माध्यिका आपसे पूछा है। ठीक है, माध्यिका का सीधा संबंध कि भैया आपसे एवरेज पूछा है। ठीक है, एवरेज पूछा है। अब एक बात समझिए, 9 लोग परीक्षा में बैठा, 9 लोग, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे 9 सीट बनाते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 लोग परीक्षा में बैठा दिए। ठीक है, 4 लोग तो फेल हो गया। 4 लोग फेल हुआ मतलब 4 लोग को 40% से कम नंबर मिला। 4 लोग फेल हो गया मतलब जिसको 40% से कम मिला वो तो फेल हो गया, वही 4 लोग फेल हुआ होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 जन क्या हो गया, ये सब फेल हो गया। ये सब क्या हो गया, ये चारों क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब बाकी जो 5 बचा वो लोग पास हो गया। अब और पांचों का परसेंटेज एक को 80%, एक को 66%, एक को 55%, एक को 52% और एक को 81% मिला। तो थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं, थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं, क्योंकि आपको बताए हैं कि एवरेज बीच वाला नंबर होता है जब टर्म हमारा ओड हो, टर्म ओड हो। कितना स्टूडेंट है, 9 है, ओड है, तो जो बीच में होगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। इसीलिए बोले कि इस सवाल को सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा आपको आंसर बताना है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब जरा ध्यान दो। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 81% को सबसे साइड में लिखते हैं। 81 से पहले क्या है, 80 है, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 80 से पहले क्या है, 80 से पहले 66 है, इसको यहाँ लिखते हैं। 66 से पहले क्या है, 55 है, इसको यहाँ लिखते हैं। और 55 से पहले क्या है, 52 है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 4 लोग इधर हैं। ठीक है, 4 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं। बीच में कौन है, यही ना 52% बीच में है। मतलब जो 9 लोगों को जो परसेंट मिला है उनका एवरेज क्या है, 52%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 इधर 4 इधर, बीच वाला हमें क्या बताता है, एवरेज बताता है। यही काम आपको करना था। बात समझ में आया। इस सवाल को देखिए, ज्योमेट्री से है, ज्योमेट्री से सवाल दरोगा में आया है, झारखंड सचिवालय में भी आ सकता है, सिलेबस में है, तो भाई पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वैसे हम आपको बताए हैं पूरा ज्योमेट्री, आप जाके देख सकते हैं। कहता है कि PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ एक वृत्त का, एक सर्कल का डायमीटर है और सर्कल का सेंटर O दिया है। वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO बराबर 42 डिग्री है, तो एंगल RQP क्या होगा। एकदम बेसिक सवाल है, आप समझिएगा। तो भाई साहब एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे गोल ना हो, परेशान मत होना, सर्कल समझ लेना। और PQ क्या है, इसका व्यास है, डायमीटर है, तो ये ठीक बीच से हम एक लाइन दिए P और ये दिए Q, ये क्या है, इसका डायमीटर है। और O क्या है, यहाँ पे O लिख देते हैं, O हमारा यहाँ पे O बनाते हैं, O क्या है हमारा, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। अब कहता है कि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है। कहीं पे एक बिंदु R स्थित है, या तो R को आप इधर लिख दो या तो इधर कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि R मेरा यहाँ स्थित है, यहाँ पे क्या है, R है। तो एंगल RPO, इस एंगल का बात किया ना, एंगल RPO, ये वाला एंगल आपका 42 डिग्री दिया है। ठीक है, तो पूछा है एंगल RQP, ये वाला एंगल हमसे पूछ लिया है कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो एंगल अर्धवृत्त में बनता है, देखो अर्धवृत्त, ये जो आपका ट्रायंगल बना है अर्धवृत्त में है, क्योंकि PQ हमारा व्यास है, आधा इधर आधा ऊपर आधा नीचे। तो जो ट्रायंगल आपको अर्धवृत्त में दिखता है, वृत्त के आधे भाग में दिखता है, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल कहाँ पे बनता है, सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये चीज़ मालूम हो गया। अब ये RPQ क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होता है। तो 180 में तो 90 ये गया, तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, और 90 में फिर 42 घटा दो, 90 में फिर 42 घटा दो, तो आपका 48 डिग्री, 48 डिग्री ये वाला आपका हो जाएगा। देखो ये एंगल 90 और 42 और 48 90, 90 180 डिग्री, मतलब किधर गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज़ आपको याद रखना है।
ये किसी भी तरीक़ा से आपसे पूछ सकता है। मान लो कि कल के डेट में एक फिगर बना के ही दे दिया ऐसे, और इसको बता दिया कि ए बी जो है वो मेरा व्यास है, क्या है, डायमीटर है, और ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, इसको आर लिख दिया, तब भी ये क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा क्या होगा, 90। अर्धवृत्त में जैसे ही त्रिभुज बनेगा वो आपका राइट एंगल ट्रेंगल होगा अर्धवृत्त में, ठीक है। किसी भी साइड बना लो, ऊपर बना लो, नीचे बना लो, दाएं बना लो, बाएं बना लो, आधा में बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया। एक और सवाल देखिए, ये भी ज्योमेट्री से है, एकदम आसान सवाल है। हर एक सवाल को बोलिए आसान है, और ये तो आसान है ही। कहता है कि ए बी सी एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसके ओ और ओ इसका परिवृत्त का केंद्र है। सरकम सेंटर का सेंटर क्या है, ओ है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, एकदम आसान है, त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल BOC का मान क्या होगा। सीधा थ्योरम आपको याद रखना होगा, और ज्योमेट्री का एक खासियत है कि फिगर को समझना होगा। तो भैया ट्रायंगल ABC है, और ये जो है सरकम सर्कल। परिवृत्त का मतलब होता है वृत्त के अंदर त्रिभुज, परिवृत्त के मतलब होता है वृत्त के अंदर त्रिभुज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। गोल ना हो तो गोल समझिएगा, गोल ना हो तो गोल समझिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। इसको थोड़ा डार्क कर दिए, ठीक है। ये आपका क्या है, वृत्त है, वृत्त है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है, वो भी ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं एकदम डार्क कलर से, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका तीनों शीर्ष जो है सर्कल को टच करेगा, ठीक है भैया। बीच में हमारा केंद्र होगा, ये हमारा क्या है, केंद्र है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये हमारा ओ क्या है, सेंटर है। और कहता है इसका ईच साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, भुजा का लेंथ दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा एंगल BOC, BOC, ये वाला एंगल आपसे पूछा है BOC, कि ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा। एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो हर एक कोण कितना का, 60 डिग्री का होगा। एंगल B भी 60 डिग्री होगा, एंगल C भी 60 डिग्री होगा, और एंगल A भी आपका 60 डिग्री होगा। हर एक कोण कितना का होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री का होगा। अब समझिए, अब आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अब देखिए परिधि पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, तो केंद्र पर कितना बनेगा, इसका 2 गुना 120 डिग्री, और 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा थ्योरम आपको याद रखना है, सवाल चुटकी में बन जाएगा, कोई भी टेंशन की बात इसमें नहीं है, ठीक। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, एग्जाम में आपको घुमा सकता है। छोटा है लेकिन खोटा है। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी पॉजिटिव नंबर जोड़ दें कि जो जोड़ने पे जो नंबर आएगा ना वो 307 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अगर 307 से अगर किसी नंबर को भागा देना है, और तो आप इस बात को सबसे पहले समझिए, ठीक है, इस बात को सबसे पहले समझिए। कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, उनको हटाना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो भाई 4 अंकों का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 9 9 9 9, 4 बार लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको भाग देना है 307 से भाग देना है ना भाई, तो पहले 307 से भाग दे देते हैं, कितना शेष बचेगा, जो शेष बचेगा इसमें घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगा जो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 तिया 900, 921, 3 तिया 900, 921, यहाँ पे 8 बचेगा,
यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा। अब ये जो संख्या हो गया 789 कितना बार में जाएगा, तो भाई 2 बार में भेज देते हैं। 614 होगा, 614, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 175। अब ये जो है आपका, इसको थोड़ा हटाते हैं। अब ये जो है 307 से भागा नहीं जाएगा। इसका मतलब जो संख्या इसमें जोड़ना है 999 में जो संख्या जोड़ना है वो संख्या कैसे आएगा, तो भैया 307 में जो शेष बचा ना 175 उसको घटा दो, तो 5 में 7 गया 2, यहाँ बचा, यहाँ पे 10 में 7 गया 3, 132। मतलब 132, 9999 में 132 जोड़ेंगे तो जो सम आएगा ना वो 307 से अब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कौन सी संख्या जोड़ना है, तो 132 जोड़ना है। इस सवाल को इसी तरीके से करना होगा और कोई तरीका इसका नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको फटाक से हो। सवाल को देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि यदि sin 3a - 20 डिग्री बराबर cos 20 डिग्री - 3b हो तो a - b का मान क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सवाल है, तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर sin 3a - 20 डिग्री बराबर cos 20 डिग्री - 3b है, इसका मतलब ये है कि 3a - 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री - 3b का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो 3a - 3b, अब देखिए प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3a - 3b बराबर कितना 90 डिग्री। 3 कॉमन लेंगे, a - b बराबर 90 भागा 30 मतलब 30 डिग्री। तो a - b का वैल्यू क्या हो गया सर 30 डिग्री हो गया। यही आपसे पूछा है, एकदम बेहद ही आसान सवाल है। ऐसे सवालों को देखते ही आपको आंसर करने की आवश्यकता है। इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका आप लोग आंसर बताइए। कहता है सरल करें, -1/2 का पावर 5 बटा -1/2 का पावर 4 प्लस -1/8 बटा -1/4 बराबर कितना होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो भाई इसका तुम आंसर बताओ, और बहुत लेट नहीं लगाना, आपको तुरंत आंसर बताना है। और आंसर बताने से पहले सोचो कि क्या कंसेप्ट लगा दें। क्या आप 1/2 का पावर 5 करने वाले हैं, क्या आप 1/2 का पावर यहाँ 4 करने वाले हैं, क्या आप -1/8 अपन -1/4 को क्या करने वाले हैं, कैसे होगा। थोड़ा सोचो, दिमाग से सोचो। ठीक है, इसका आंसर बताओ, कमेंट में ज़रूर बताओ इसका आंसर। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, इसका मतलब आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो भाई ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कद्दू सिलेक्शन होगा। तो देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखो -12 का पावर 5 -12 का पावर 4, इसमें दोनों चीज़ लगाना है, सिंप्लीफिकेशन भी और घातांक और करने भी। ठीक है, क्या आपको हम बताए हैं कि अगर बेस बराबर हो, बेस सेम हो और दोनों एक दूसरे के भाग में हो तो पावर घट जाता है, पावर घट जाता है। -1/2 -1/2, इसका पावर 5 इसका पावर 4, ये इसके भागा में है। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे -1/2 का पावर 5 - 4 कितना 1 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सीधा माइनस का हाफ, प्लस ऊपर नीचे माइनस है, ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। 1/8 है बट्टा 1/4 है, ये जब घूम के जाएगा तो ये हो जाएगा 4/8, मतलब कितना 1/2। ये बात किनको समझ में आया, नहीं समझ में आया ऐसे देखो 1/8 है और ये बट्टा में 1/4 है तो ये घूम जाएगा 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/, बहुत ही टेक्निकल सवाल है, तुरंत आंसर देना है। ठीक है, 1/2 तो प्लस में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, आंसर क्या आ गया 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो अगर हम इतना गर्मी में आपको हम क्लास करवा रहे हैं तो कुछ तो बात है,
कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है आपके प्रति कि आपको आगे लेके जाना है, आपको सिलेक्शन दिलवाना है। मेहनत आपका है, लेकिन उसमें मार्गदर्शन और कुछ सहयोग हमारा भी रहेगा। इसीलिए तरीका से पढ़िए और ढंग से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और, अभी तक हम आपको जितना भी प्रैक्टिस करवाए हैं सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए और देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी होगा, चाहे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, ढंग से सजा के रखा है। तो एक एक चीज़ को देखिए, एक एक चीज़ को पढ़िए, समझिए और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए